चलो चार्ज ऑफ जीएसटी देखते हैं। मस्त चैप्टर है। इसमें कुछ बातें हैं जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये वाला पार्ट आप इग्नोर कर सकते हो आखिरी दिन, चलेगा, मुझे इग्नोर कर सकते हो आखिरी दिन। ये आपको रीड करना है तो रीड करना, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है और आपको लास्ट डे के हिसाब से ये पता होता है कि सर सीजीएसटी इंट्रा में होता है, एसजीएसटी इंट्रा में होता है, आईजीएसटी इंटर में होता है, टैक्सेबल पर्सन होता है, दारू बाहर है सर जीएसटी से, नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में है दारू। तो सर हम जो टैक्सेस लगाते हैं जिस वैल्यू में, वो हम सेक्शन 15 के हिसाब से लगाते हैं। फिर रूल्स के बेसिस में भी वैल्यू डिटरमाइंड होती है सर, ठीक है। मैक्सिमम रेट 20% है सीजीएसटी का, आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट 40% है। सर कुछ चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई नहीं किया, करेगी जिस दिन इन पे भी जीएसटी आ जाएगा सर। फिर हमने ये बोला था सर, जीएसटी में जब टैक्सेस की बात होती है तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों होता है। फॉरवर्ड चार्ज पता है, जहाँ पर सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है, क्रिस्टल क्लियर। रिवर्स चार्ज जहाँ पर रिसिपिएंट पे करता है सर, सप्लायर तो हाथ खड़ा करके बैठ गया है, रिसिपिएंट पे करेगा सर, ठीक है। और मेरे हिसाब से रिवर्स चार्ज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटीसी याद है ना, आईटीसी में अमेंडमेंट पढ़े थे, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। फिर टैक्स पेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनका तो पूरा एक चैप्टर ही पढ़े हैं अपन ई कॉमर्स ऑपरेटर का, तो ठीक है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो सर, सर्विसेज ऑन विच टैक्सेस पेबल बाय रिवर्स चार्ज। मैं बोलता हूँ गुड्स के केस इज नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं है। गुड्स में एक ही इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी आपको बुक से दिखा के करवाऊंगा। सर्विसेज के केसेस आर डैम इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में सर्विसेज ही आते हैं। गुड्स में वो एक ही आएगा जो मेटल स्क्रैप वाला है सर, जहाँ पर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसको सप्लाई किया जा रहा है वो रिवर्स चार्ज में देगा। उसके अलावा गुड्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विसेज के तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है। तो सर्विसेज में इन्होंने बोला सर, सबसे पहला है जीटीए की सर्विसेज, ठीक है। जीटीए की सर्विसेज में सबसे पहले एग्जाम में देखना 5 है कि 12% है। अगर 12 है तो जीटीए वाला फॉरवर्ड चार्ज में चल रहा है। अगर सर 5% है तो जीटीए वाले के पास ऑप्शन है सर, वो चाहे तो रिवर्स में भी चल सकता है, फॉरवर्ड में भी चल सकता है। बट अगर उसे रिवर्स में चलना है तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा सर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है कि नहीं सर। अगर ये सब स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो रिवर्स हो सकता है, नहीं तो रिवर्स कैसे होगा सर। ये चीज का ध्यान रखेंगे सर, कुछ छोटी छोटी बातें रहती है सर। एक बात का ध्यान रखना, पार्टनरशिप फॉर्म अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी चलेगा, पार्टनरशिप फॉर्म अनरजिस्टर्ड है तो भी चलेगा। बाकी तो आप याद रखोगे सर, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में हम एओपी को भी इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, सब आते हैं, बट पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड होगी तो भी चलेगा। फिर हमने बोला था सर इसका एक एक्सेप्शन भी है सर, जहाँ पर सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए 2, ये गवर्नमेंट है सर जो अपने आप को टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर कराई है सर, अंडर सेक्शन 51। तो सरकार बोलती है इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, और प्रैक्टिकली हम इसी को एग्जेम्पशन में भी पढ़ते हैं कि ये एग्जेम्प्ट है। तो दोनों सेंस याद रखेंगे आप, इसका रिवर्स चार्ज भी याद रखेंगे, जो रिवर्स चार्ज से हमने इसको हटा दिया है, दूसरी बात हमने इसे एग्जेम कर दी है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में फिर से मैं वही बोलूंगा, परसेंटेज चेक करो सर, 12 है कि 5 है। सर अगर 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज है, सोच क्या रहे हो, क्या बहन। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो पॉइंट्स ना शफल किए गए, कुछ सिमिलर टाइप के पॉइंट्स पहले ले आए हैं साथ साथ में, जैसे जीटीए वाला, मोटर व्हीकल वाला, इन सब में ना वो डिवाइड होता है ना परसेंटेज के बेसिस में, कि 5 है कि 12 है, तो इसलिए साथ साथ है कि दोनों के सेम कंसेप्ट साथ में रहते हैं। तो ध्यान रहता है कि दोनों में 12 रहा तो फॉरवर्ड है, दोनों में 5 रहा तो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में ये चीज का ध्यान रखेंगे कि 5% में रिवर्स चार्ज तब होगा सर, जब सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है रेंटिंग की वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो रिवर्स चार्ज है, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं है सर। आ रही है बात समझ, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। फिर लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, मैंने जब सप्लाई चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ये बताया था सर कि सर हम किसी को सिक्योरिटी लेंड करते हैं, तो उस केस में सर लेंडर ऑफ सिक्योरिटी लेंड करता है सिक्योरिटी बोरोअर को, तो सर बोरोअर रेसिपिएंट है, बोरोअर रिवर्स चार्ज में देता है। दिस इज लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, नॉट सेल ऑफ सिक्योरिटी, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। ये जब मैं आपको रेगुलर क्लासेस में बताया था तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, शॉर्ट सेल होता है सर, आप लोग एएफएम में पढ़ते हो शॉर्ट सेल वगैरह,
तो वहां पर हम सीखते हैं सर कि कोई पर्सन शॉर्ट सेल कर देता है तो सिक्योरिटीज उसके पास नहीं होती है, तो उसको सिक्योरिटीज खरीद के देना पड़ता है, तो उस केस में वो बोरो करता है सिक्योरिटीज। कई बार खरीद लिया तो खरीद लिया, नहीं मिला मार्केट में तो वो बोरो कर लेता है सर। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ये बात समझ आई? ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला था सर आईजीएसटी में भी एक सर्विस है, आईजीएसटी में भी एक सर्विस है। एक सेकंड, मैं गड़बड़ किया था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गड़बड़ किया, ये इधर है बाजू में, मैं ध्यान ही नहीं दिया था। चल ठीक है ना। अगला देखो लीगल सर्विस। लीगल सर्विस बहुत सिंपल, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सर अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करे सर्विसेज, तो सर उस केस में रिवर्स चार्ज है, प्रोवाइडेड बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता तो उस केस में क्या होगा सर? एग्जेम्प्ट। फॉरवर्ड मत लगा देना सालों, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। सर्विसेज बाय आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, रिवर्स चार्ज। क्रिस्टल क्लियर, एकदम अच्छे से याद रखेंगे सर, ठीक है, एकदम सिंपल याद रखेंगे। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो बोलता हूँ मतलब हमेशा इंसान को स्पॉन्सरशिप जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एनी पर्सन, क्योंकि आपको ना ये याद नहीं रहेगा साला, इस पे घुमा देता है। एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, सिर्फ ये दो में रिवर्स चार्ज है। इन दो के अलावा अगर मैं किसी को प्रोवाइड कर रहा हूं तो रिवर्स चार्ज नहीं है सर। मतलब मान लो अगर मैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी इंडिविजुअल पर्सन को दूं तो रिवर्स नहीं है, फॉरवर्ड है। समझ आया? ये अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सर्विसेज बाय सर गवर्नमेंट, मैंने आपको हमेशा से बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स है। ये सब अगर सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? बिजनेस एंटिटी को, तो सर रिवर्स चार्ज। जब मैं एग्जेम्पशन पढ़ाऊंगा तो इससे कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये सब एग्जेम्पशन से कनेक्ट होते हैं सर, ये भी एग्जेम्पशन से कनेक्ट होगा, ये भी एग्जेम्पशन से। आप आखिरी दिन के लिए ना लिख के रखो, और मैं तो बोलूंगा जिस दिन मैं एग्जेम्पशन पढ़ाऊंगा ना, आप क्या करना, लिख लेना कि भैया ये जो लीगल सर्विसेज है एग्जेम्पशन का मेरी बुक में मेरे हिसाब से एंट्री नंबर 60 है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है, एंट्री नंबर 60 है, तो मैं क्या करूंगा यहीं पर लिख देता हूँ 60, एंट्री नंबर 60 एग्जेम्पशन चैप्टर। तो इससे क्या फायदा होता है, जब मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो वहां भी साथ में पढ़ता हूँ। नहीं तो देखो ऐसा नहीं है, आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है जब एग्जाम में पेपर कनेक्टिविटी में आता है तो अलग अलग पढ़ के करोगे क्या, मेरे को ये बताओ। इसीलिए लिखना चाहिए। तो जब मैं एग्जामिशन पढ़ाऊंगा तब आप लोग बैठ के चार्ज के चैप्टर में लिखते जाना कि सर ये एग्जामिशन के एंट्री नंबर है, ये यहाँ पर था, ये ऐसे था। तो इससे क्या होगा, आपके लिए आखिरी दिन सब चीज एक साथ एक जगह मिल जाएगी। नहीं तो फिर मेहनत करो, फिर ढूंढो आखिरी दिन। अरे बात समझ। तो सर गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो रिवर्स चार्ज, प्रोवाइडेड बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए तो सर थ्रेशोल्ड लिमिट से, तभी रिवर्स चार्ज। बट सर कुछ ऐसी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटिटी को, तो वो सर रिवर्स चार्ज में नहीं है, फॉरवर्ड में। जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, ठीक है, सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, ये सब चीजें फॉरवर्ड चार्ज में अगर गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर रही है सर, ध्यान रहेगा। रेंटिंग, ये तीन को तो घोट के पी जाओ एग्जाम के लिए। मेरे को तो डैम इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि ये वाली तो अमेंड हुई है सर, अमेंडमेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सिंपल ऐसे याद रखेंगे सर, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज गवर्नमेंट दी है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो रिवर्स चार्ज है। बट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बाहर है, बट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बाहर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के केस में रिवर्स चार्ज होता ही नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज होता है। पहली चीज ये बैठी दिमाग में। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, कोई भी पर्सन अपना घर किराए पे दे रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो रिवर्स चार्ज है। पर ये बात ध्यान रखेंगे कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विस लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है इसके आगे। फॉर यूज एज रेसिडेंस, फॉर कमर्शियल, कुछ नहीं लिखा है। जब तक कुछ नहीं लिखा है, ये बात एकदम ना स्टार करके अपने दिमाग में बैठा लो कि जब तक आगे कुछ नहीं लिखा है मैं उसको फॉर यूज एज रेसिडेंस नहीं मानूंगा। मैं कैसे मान लूंगा फॉर यूज एज रेसिडेंस? क्यों कमर्शियल नहीं हो सकता? हो सकता है, मेरे को क्या पता वो किस लिए घर लिया है सर।
एकदम ब्लड में बैठा लो ये बात, क्योंकि मैंने इतनी गलतियां देखी है इसमें, और इंस्टीट्यूट इतना घुमाई है इसके एमटीपी आरटीपी में, बाप रे बाप। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देती है, स्टूडेंट के एकदम दिमाग में बैठा हुआ है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस एग्जेम्प्ट होता है। ये तो मेरे भाई आगे भी तो दिया है फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस, कहाँ लिखा है यहाँ यूज ऑफ रेसिडेंस? तो एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस नहीं लिखा हो तो खुद से मत एज्यूम कर लेना, लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं लिखा रहेगा खुद से नहीं एज्यूम करोगे। तो अगर मेरे को एग्जाम में रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दिया, तो मैं तो सामने वाला अगर रजिस्टर्ड रहा तो रिवर्स चार्ज डाल दूंगा, मैं सोचूंगा भी नहीं। ये चीज का ध्यान रखना, इतनी मिस्टेक इसमें बाप रे बाप, बहुत गलती है। ठीक है, बाकी इससे इसकी बहुत सारी कनेक्टिविटी है, जो हम एग्जामिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो साथ साथ कवर कराऊंगा, कनेक्ट कराऊंगा। ठीक, अगला है रेंटिंग ऑफ एनी इमोरल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ये मैंने आपको बताया था, इसको लिख लो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है ये, क्योंकि आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को तो बाहर कर दियो, तो बचा क्या? कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जिंदगी भर फॉरवर्ड चार्ज था, है, रहेगा, पर एक ही केस है जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिवर्स डाल दिए इन्होंने। बोले सर कोई अगर पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड है, वो अगर अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दे रहा है, तो फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन देगा सर रिवर्स चार्ज। बाकी जितने केसेस है कमर्शियल प्रॉपर्टी के सब फॉरवर्ड में मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में पूरा लिखवाया है चार्ट बना के, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और ये तो डैम इंपॉर्टेंट है। ऐसे नॉलेज के लिए बता दूं, अब तो आप लोग नवंबर दे नहीं रहे हो, जनवरी दे रहे हो। जनवरी में बहुत अमेंडमेंट्स आए थे इंटर में, फाइनल का तो पहला है, नो वन कैन कमेंट कि क्या आने वाला है, वो तो मई और सितंबर के बाद समझ आएगा। बट सर जनवरी में बहुत अमेंडमेंट आए थे इनके, इंटर वालों के, तो एजम्पशन ले रहा हूं, बाकी तो मुझे भी नहीं पता। लेट्स सी मई और सितंबर क्या करते हैं इन लोग, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट कुछ भी नहीं छोड़ना, सर्कुलर अमेंडमेंट नहीं छोड़ना, लेटेस्ट सर्कुलर और अमेंडमेंट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। पता है एक नियम होता है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, हमारे सर हमको एक चीज सिखाते थे, ये फाइनल में अगर आईडीटी में एग्जामेशन चाहिए तो एक सिंपल सा फंडा है, अमेंडमेंट कर ले 20 मार्क्स, जिस अटेम्प्ट को तू दे रहा है उस अटेम्प्ट के 2 से 3 साल पहले के जितने सर्कुलर से सब पढ़ ले, अगला 30 मार्क्स एग्जामेशन। ऐसे सिखाते थे हमें, ऐसे आईडीटी पढ़ने का तरीका होना चाहिए। उसके बाद तेरे को अंडरस्टैंड जो पढ़ना है पढ़, जो पढ़ना है पढ़ उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर निहायती बकवास है। अब अकाउंट्स रिकॉर्ड्स क्या है उस चैप्टर में, इतना रॉकेट साइंस क्या है उस चैप्टर में? कुछ नहीं है सर उस चैप्टर में इतना, वो तो बुक उठाओ रटने वाला चैप्टर है। तो उससे कोई आपसे 10 मार्क्स का तो नहीं पूछ देगा सर, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मार्क्स का ही आएगा, उससे ऊपर तो आएगा नहीं सर। तो ये चीजें बहुत काम की होती है जो आपको समझनी होती है, ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से ये पॉइंट को तो रट दो, घोट के पी जाओ सर, घोट के पी जाओ, डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला सर टीडीआर एफएसआई, सर हमने बोला था सर अगर टीडीआर एफएसआई जो है अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है, सर देखो मैं अभी ना एक बार के लिए ना ऐसे लिख देता हूं, कौन कौन सी चीजें एग्जेम्पशन से कनेक्ट कराऊंगा, एग्जेम्पशन 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 एग्जेम्पशन, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एकोमोडेशन सर्विसेज पढ़े थे, याद है अपन, याद है इसी के अंदर पढ़े थे, वो 90 दिन से ऊपर 20,000 तक का एकोमोडेशन सर्विसेज दे सकता है, तो वो कनेक्टेड है, इंपॉर्टेंट। ठीक, ये भी एग्जेम्पशन से कनेक्ट करता है, तो लिख लो कि ये सब एग्जेम्पशन से कनेक्ट करता है। तो सर अगर टीडीआर और एफएसआई है सर, और हम टीडीआर एफएसआई ट्रांसफर कर रहे हैं सर, अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है, तो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में प्रमोटर मरेगा सर। अगर सोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है तो फिर तो एग्जेम्प्ट है सर, क्या ही करोगे, वो तो हम एग्जेम्पशन में पढ़ते हैं सर। ये भी एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म लीज, और ये बहुत प्यारा है सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म लीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एग्जेम्प्ट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट का एग्जेम्प्ट है। ये लॉन्ग टर्म लीज इंडस्ट्रियल प्लॉट के अलावा है, इंडस्ट्रियल प्लॉट तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ सर। ठीक है, ध्यान रखेंगे सर। अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है तो टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज है। सोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है तो पढ़ ही क्यों रहे हो, फिर तो बात ही नहीं है सर, एग्जेम्प्ट हो गया सर। अगला है सर्विसेज बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विसेज दे रहा है,
सर रिवर्स चार्ज, बट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा याद है इसमें तो हम पढ़े थे पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी इज टैक्सेबल, पर्सनल गारंटी इज नॉट टैक्सेबल, थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं सर। तो डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कर रहे हैं या कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो रिवर्स चार्ज है, नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें मैंने आपको लिखवाया भी था सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कि ये तीन डायरेक्टर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते हम इनको। तो ये तीन डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करे तो रिवर्स चार्ज। चाहो तो ये भी ध्यान रख सकते हो, डायरेक्टर सिटिंग फीस, ये वैसे हम जनरली बहुत सुने कि डायरेक्टर सिटिंग फीस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेम्युनरेशन। तो ऑब्वियसली डायरेक्टर सिटिंग फीस में कौन जीएसटी पे करेगा? कंपनी, रिवर्स चार्ज में। आई बात है समझ, क्लियर हुआ? ये मेरे हिसाब से इजी लगता है, ये मुझे तो इजी लगता है सर, कि इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड की जा रही है। सरकार बोलती है इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है, इंश्योरेंस एजेंट तो छोटा है सर, कंपनी से बात करेंगे सर हम रिवर्स चार्ज में। रिकवरी एजेंट वेरी इजी सर, बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी को रिकवरीज की सर्विसेज दी जा रही है, तो रिकवरी एजेंट छोटा है, इनसे बात करेंगे। बट याद रखना सिर्फ बैंक्स के, ठीक है। एग्जाम में एक बार कार का आ गया था रिकवरी का, तो अगर रिकवरी एजेंट की सर्विसेज कार की कंपनी को प्रोवाइड की जा रही है, उस पर रिवर्स चार्ज नहीं है, उस पर फॉरवर्ड है। अबे एग्जाम नहीं है, फॉरवर्ड है, ठीक है, एग्जाम मत कर देना। अगला, सर्विसेज ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन रिलेटिंग टू ओरिजिनल। ओरिजिनल याद रखना सर, ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिक आर्टिस्टिक, ठीक है। इसको लोग ऐसे बोलते हैं ओरिजिनली मैड, म्यूजिकल आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक, लोग इसको ऐसे याद रखते हैं ओरिजिनली मैड, ठीक है। तो अगर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर म्यूजिक कंपनी बड़ी है सर, प्रोड्यूसर बड़ा है। याद है ना मैंने आपको बताया था सर, अरिजीत सिंह छोटा है सर, आर्टिस्ट छोटा है सर, टी सीरीज बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी है टी सीरीज, ठीक है। फिर ऑथर का केस है सर, याद है ऑथर हमेशा छोटा आदमी होता है, पब्लिशर बड़ा है सर, पब्लिशर से बात करेंगे हम जीएसटी की। बट सर हमने एक बात बोली थी सर, ऑथर के पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो जिंदगी में जीएसटी डिपार्टमेंट को बोल के फॉरवर्ड चार्ज में भी चल सकता है, बट उसको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा कि नहीं मैं फॉरवर्ड चार्ज चलना चाहता हूं। नहीं बताएगा तो फिर रिवर्स ही चलेगा सर। आ रही बात समझ? ये बहुत इजी है, ये मेरे हिसाब से ना भी पढ़ो चल जाएगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीज कमिटीज टू आरबीआई, आरबीआई रिवर्स चार्ज में पे करता है। ये इंपॉर्टेंट है, डीएसए। इसमें ना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डीएसए। डीएसए याद है मैंने रेगुलर क्लासेस में बताया था सर, डीएसए वो होते हैं जो बैंक्स के बिहाफ में जाके लोन्स बेचते हैं, ये बैंक से बिहाफ में धंधा लेके आते हैं, आसान भाषा में धंधा, डीएसए सर। ये इंडिविजुअल डीएसए है, और अगर बैंक्स वगैरह को एनबीएफसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो सरकार बोलती है रिवर्स चार्ज। पर अगर ये इंडिविजुअल डीएसए नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप एलएलपी कुछ भी हुए, तो सरकार बोलती है फॉरवर्ड चार्ज है। क्रिस्टल क्लियर? अगला, सर्विसेज बाय, ये एग्जामिशन में पढ़ते हैं सर, ये एग्जामिशन में पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी एग्जामिशन में पढ़ते हैं। सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल ब्रांच है तो एग्जेम्प्ट है, अर्बन ब्रांच है टैक्सेबल है, बैंकिंग कंपनी पे करेगी रिवर्स चार्ज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल एरियाज एग्जेम्प्ट है, अर्बन हुआ तो टैक्सेबल है। इसमें ना जब एग्जामिशन पढ़ाऊंगा तो वो दो वर्ड याद रखना, अकाउंट्स एंड इंश्योरेंस, ये दो याद रखने वाले वर्ड्स है सर। इन दो के अलावा कोई और सर्विसेज है तो टैक्सेबल है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, ये तो घोट के पी जाओ, इसको सोच क्या रहे हो, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं सर, प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो रिवर्स चार्ज है। सर एनी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो चेक करो जो प्रोवाइड कर रहा है क्या वो रजिस्टर्ड है? नहीं सर वो भी नहीं है, तो फिर तो खत्म ही हो गई बात सर, फिर तो बात ही खत्म हो गई। पर सर अगर एनी पर्सन है, वो रजिस्टर्ड है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड हो जाएगा सर। सर एनी पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है और सामने वाला रजिस्टर्ड है तो सरकार बोली तो भी फॉरवर्ड होगा क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है। तो हमें थोड़ा सा इसको ना अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन से याद रखना पड़ता है, इसको याद रखना पड़ेगा सर। और इसमें आपको इसलिए भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को भी घुसा है, ये सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट काय के लिए रजिस्टर्ड है, टीडीएस पर्पस के लिए।
गवर्नमेंट क्या है के लिए रजिस्टर्ड है? टीडीएस पर्पस के लिए। तो सरकार बोलती है उस केस में हम उसे छोड़ देंगे। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर लिए थे, सिक्योरिटी लेंडिंग हमने कर लिया था। आईजीएसटी में एक ही है, आईजीएसटी में एक ही है, एक ही याद रखना है सर। एनी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज सप्लाई करो सर, ठीक है, जिसको जो पर्सन सप्लाई कर रहा है वो इंडिया का है, जिसको सप्लाई किया जा रहा है रिसिपिएंट वो कहाँ का है सर? हाँ, उल्टा बोल लो नालायकों। तो वो फिर इंपोर्ट कैसे होगा? हाँ, सब नालायक, सब ध्यान ही नहीं है सर। इंपोर्ट होने के लिए बाहर से सप्लाई कर रहा होगा कोई, और मैं इंडिया में बैठा हूं नालायकों, मैं सप्लाई करूंगा तो एक्सपोर्ट नहीं हो जाएगा? दोनों नींद में हो सर। सप्लायर ऑफ सर्विसेज एनी पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बाहर का आदमी इंडिया में सप्लाई कर रहा है सर, ठीक है। एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन ऑनलाइन टैक्सेबल रेसिपिएंट, ये बाहर है सर। ऑनलाइन टैक्सेबल रेसिपिएंट के लिए, ऑनलाइन नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट के लिए अलग हम तरीके से पढ़ते हैं सर। इनका इनका तो हम अलग ही तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा? इंपोर्टर पे करेगा सर। आई बात समझ? इसके बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन स्कीम बहुत सिंपल है सर, वेरी वेरी सिंपल है, बहुत इजी। 10-1 10-2 10-2 ए, बस खत्म। 10-1 और 10-2 ए, बस इतना याद रखना होता है कंपोजिशन स्कीम में। बहुत सिंपल स्कीम है, एकदम इजी है सर, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है सर। कंपोजिशन स्कीम कोई भी पर्सन ऑप्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो जीएसटी में लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए सर, उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा हो सर। जब से कंपोजिशन स्कीम वो ले रहा है, जिस दिन से लेगा, जिस दिन उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा उस दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगी सर। आ रही बात समझ? ठीक है। आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो आपको सर इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर कि आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो। नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा सामने वाले को? वो तो रेगुलर में मान के चलेगा आपको। फिर हमने बोला था सर इस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है सर, जिनके लिए लिमिट कितनी है? 75 लाख। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट लिमिट कितनी है सर? 1.5 करोड़। अगर अच्छा याद है आपको मैंने बताया था सर, यहाँ पर जो हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं वो दो पर्पस के लिए देखते हैं, एक होता है एलिजिबिलिटी और एक होता है टैक्सेबिलिटी। मैंने आपको चार्ट बनवा के लिखवाया था सर। एलिजिबिलिटी की जब बात करोगे तो शुरुआत में जो 20 लाख है, जहां तक 20 या 40 लाख, जहां तक मैं लाइबल टू रजिस्टर नहीं हूं उसको लोगे। बट जब टैक्सेबिलिटी की बात होगी तो शुरुआत का 20 या 40 जहां तक मैं लाइबल टू रजिस्टर नहीं हूं उसको नहीं लोगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बैंक इंटरेस्ट को नहीं लेते। बैंक इंटरेस्ट को तो लेते ही नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है, यहां नहीं लेते। रजिस्ट्रेशन जब पढ़ाऊंगा ना तब लेते हैं, तब लेते हैं रजिस्ट्रेशन में एग्रीगेट टर्नओवर के लिए लेते हैं, यहां नहीं लेते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एक पॉइंट जहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई पर्सन जिसका पिछले साल टर्नओवर 30 लाख था, तो इस साल जब आप उसके कंपोजिशन स्कीम के लिए टैक्सेबिलिटी निकालोगे, तो अगर उसका 50 लाख है तो ऐसा मत करना कि पहले 20 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगा। पागल हो क्या? वो पिछली बार 30 लाख का टर्नओवर करके आया है, तो ऑब्वियसली लायबल टू रजिस्टर था, वो 20 लाख से ऊपर चले गया था। समझ आया? आसान भाषा में, किसी पर्सन को आप जो टर्नओवर का बेनिफिट देने वाले हो टैक्स के लिए, वो एक ही साल दोगे, हर साल वो बेनिफिट नहीं पास करोगे आप। सर्विसेज वाले हो तो सरकार बोली फिर तो आपके लिए लिमिट 50 लाख है, ठीक है। और याद रखना, ये जो हम टर्नओवर की लिमिट देखते हैं ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं, करंट ईयर में नहीं देखते हो। करंट ईयर में तो टैक्स निकालते हो नालायकों, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखना होता है। कुछ लोग हैं जिनको हम कंपोजिशन स्कीम नहीं देते हैं और कुछ लोग हैं जिनको दे देते हैं। सरकार बोली भैया कुछ लोग जिनको नहीं देते वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट है, ये रिवर्स चार्ज वालों को नहीं देते। 9394 रिवर्स चार्ज, ठीक है, इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं देते सर। नोटिफाइड गुड्स बना रहे हो सर, ठीक है। अच्छा इसमें याद करो, मैं नोटिफाइड गुड्स के केस में आपको समझाया था सर। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, अरे याद है, आइसक्रीम पान मसाला, नोटिफाइड गुड्स, उसके मैन्युफैक्चरर हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, ट्रेडर हो तो ले सकते हो, ठीक है। याद आया सर? कंपोजिशन स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करते सर, और उसमें वो मेंशन करते कि हम कंपोजिशन स्कीम वाले सर, ठीक है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। देखो इन्होंने बताया सर कि कौन कौन से गुड्स नोटिफाइड है। देखो आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, ये सब चीजें सर नोटिफाइड है। इन सब के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम, ट्रेडर हो मिल जाएगी कंपोजिशन स्कीम, ध्यान रखिएगा सर। फिर इन्होंने बोला सर तीन लोग हैं जिनको हम कंपोजिशन स्कीम देते हैं, एक मैन्युफैक्चरर, एक रेस्टोरेंट वाले और एक अदर। अदर में हम किसको लेते हैं सर? ट्रेडर्स।
अदर में हम ट्रेडर्स लेते हैं। परसेंट 151, बट सर अंतर है सर। जब आप मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट वाले के लिए लेते हो तो 1% ऑफ द टर्नओवर या 5% ऑफ द टर्नओवर लेते हो, बट जब आप ट्रेडर लेते हो तो 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर लेते हो। टैक्सेबल टर्नओवर लेते हो सर, टैक्सेबल टर्नओवर लेते हो, मतलब एग्जेम्प्ट वाले को छोड़ दोगे सर, बट मैन्युफैक्चरर के लिए आप एग्जेम्प्ट वाले को नहीं छोड़ोगे सर, ये ध्यान रखने वाली बात। सर्विसेज के लिए बहुत सिंपल सर, सर्विसेज में तो 6% लिया जाता है सर, जितना भी टर्नओवर है उसका 6% ले लेंगे सर्विसेज का। कुछ लोग जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं देते हैं सर, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। देखो सर कौन कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला सर, ऐसा कोई पर्सन जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज करता है, दारू बेच रहा है, उसको क्यों ही दोगे आप कंपोजिशन स्कीम। ऐसा कोई पर्सन जो इंटर स्टेट काम कर रहे हैं, सरकार बोली ना ना ना, इंटर स्टेट तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, क्या ही सोच रहे हो। सर ऐसा कोई पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है और ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका टीसीएस कलेक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 52, तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं दोगे, क्योंकि उसका तो टैक्स कलेक्ट हो गया ना। अगला ये जो नोटिफाइड गुड्स है, इन लोगों को इनके मैन्युफैक्चरर, याद रखना सर, इनके मैन्युफैक्चरर को नहीं देते हैं। ट्रेडर को तो देता हूं मैं, इनके मैन्युफैक्चरर को नहीं दूंगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर सर्विसेज के केस में ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट सेम और ये भी पॉइंट सेम। समझ आया? आगे बढ़ी कहानी। इसके बाद देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेसिडेंट, इसको तो देते नहीं है सर, ठीक है। इसके बाद हमने बोला था सर, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है तो हम उसको बोलते हैं सुन भाई, तू चाहे तो थोड़ी बहुत सर्विसेज दे सकता है। वो बोला कितनी? मैं बोला बता तेरा पिछली बार का टर्नओवर कितना था। वो बोला मान लो मेरा पिछली बार का टर्नओवर 1 करोड़ था। तो मैं बोला ठीक है, तेरा 1 करोड़ का टर्नओवर इनटू 10% और 5 लाख, दोनों में व्हिचएवर इज हायर, इतने तक की तू सर्विसेज दे सकता है। बट ये हमने बात सिर्फ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर से की। हमने रेस्टोरेंट वाले को बोला तू पहले ही सर्विस दे रहा है और कितनी सर्विस देने के लिए तेरे को अलाउ करेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक। सर कंपोजिशन स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, ये सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं करते। क्रेडिट तो भूल जाओ, भाड़ में जाओ, इनको हम 17(5) में ब्लॉक करके रखें, क्रेडिट ये ले नहीं सकते हैं सर, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम अगर एक जगह के लिए लोगे तो सेम पैन नंबर में हर जगह कंपोजिशन स्कीम अप्लाई होगी, ऐसा नहीं कर सकते एक जगह कंपोजिशन एक जगह रेगुलर, ऐसा नहीं होता, सेम पैन में ये चीज नहीं हो सकती है सर। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तो सर उस केस में पेनल्टीज भी लग सकती है। आई मेरी बात समझ? इतना ही था हमारा कंपोजिशन स्कीम वाला चैप्टर, चार्ज एंड कंपोजिशन स्कीम। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है।